नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल कोड आईएएस पे। तो हम मेंस के पॉलिटी पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज हमारा ये चौथा लेक्चर है। टॉपिक दूसरा है। दूसरा टॉपिक कौन सा है? तो हम लोग पढ़ रहे थे फेडरलिज्म। हम लोग संघवाद पढ़ रहे हैं, ठीक है। संघवाद, उससे जितने भी रिलेटेड पीवाईक्यू है वो हमने कुछ 2-3 वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अभी जितने बचे हुए हैं वो फिर इस वीडियो से डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पीवाईक्यू। 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया जाता रहा है। विद्यमान संरचना में असुविधाओं और सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन असुविधाओं का हल निकाल लेगा, इस पर प्रकाश डालिए। यानी ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हाल के वर्षों में जो है सहकारी परिसंघवाद का क्या मतलब है? तो केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे के सहयोगात्मक होकर कार्य करें, इस पर अधिक बल दिया गया है। ये बात सही भी है, क्योंकि नीति आयोग का गठन ही एक स्पेशल पर्पस भी, और सभी पर्पस थे, पर स्पेशल पर्पस एक ये भी था कि सहकारी परिसंघवाद की भावना को बढ़ावा दे। इसका अर्थ होता है कि केंद्र और राज्य में टकराव न हो, दोनों साथ साथ मिलकर के सहयोगात्मक भावना से काम करें। विद्यमान संरचना में अभी जो विद्यमान है कि परिसंघवाद में जिसमें केंद्र और राज्य का टकराव होते रहता है, उसमें असुविधाओं, यानी जो विद्यमान संरचना है, जो संघवाद है, उसमें जो असुविधा मौजूद है, और सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन असुविधाओं का हल निकाल लेगा। यानी जो असुविधा विद्यमान है वर्तमान में, उसको किस सीमा तक हल निकाल लेगा। असुविधा कौन से है? तो हमेशा किसी वित्त को लेकर के केंद्र और राज्य में विवाद होते रहता है, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे नदी जल विवाद हो गया, या फिर एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए विवाद हो गया। तो इस तरीके से विवाद होते रहते हैं। तो मेन मेरा पर्पस है सहकारी परिसंघवाद देखना, ठीक। अब देखते हैं इसकी कीवर्ड देखें तो सहकारी परिसंघवाद, विद्यमान संरचना की असुविधाएं और समाधान की सीमा बताना है, ठीक है। अब इसकी एक इंट्रो देख लेते हैं कि क्वासी फेडरल विथ यूनिटरी बैस, यानी भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? क्वासी फेडरल, यानी अर्धसंघीय, जो एकात्मक पक्ष के में झुका हुआ है। संविधान निर्माता ने इसे सशक्त केंद्र के रूप में डिजाइन किया ताकि राष्ट्रीय एकता बनी रहे, ठीक। किंतु बदलते परिप्रेक्ष्य में सहकारी संघवाद को एक नए स्तंभ के रूप में उभारा गया है, जहां केंद्र और राज्य साझेदारी, क्या? तो ये साझेदारी और सहयोग, यानी पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन से कार्य करते हैं। सहकारी का मतलब यही होता है, कोऑपरेटिव का मतलब, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने इसे, यानी अभी भारतीय रेस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर, टीम इंडिया कहा, जबकि नीति आयोग ने इसे नीति निर्माण का आधार बताया, ठीक। जो अभी सहकारी संघवाद है उसे टीम इंडिया की भावना से कार्य करना है। मुख्य भाग इसका मेन बॉडी देखें तो विद्यमान संरचना की असुविधा, यानी अभी जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी असुविधा क्या है उसमें? तो वित्तीय असमानता, ठीक। पहला है फाइनेंशियल इम्बैलेंस। केंद्र के पास जो है मेजर टैक्सेशन पावर से, राज्यों की निर्भरता फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स पर ज़्यादा है, यानी वित्तीय आयोग पर के अनुदान पर निर्भरता ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल के लिए जीएसटी कंपनसेशन विवाद 2020, यानी राज्यों ने केंद्र पर भुगतान रोकने का आरोप लगाया। ये पहले भी हम पीछे पीवाईक्यू में डिस्कस कर चुके हैं। तो संघवाद से रिलेटेड मुद्दा वही है, बस आपको ये क्वेश्चन इसीलिए कर रहे हैं कि बार बार जो क्वेश्चन का पैटर्न देखते देखते और आप इस पीवाईक्यू को करते करते आपको ऑलरेडी वो सारी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। यदि आपने मान लें ठीक से अगर फेडरलिज्म टॉपिक नहीं भी पढ़ा है, तो अगर आप सारे पीवाईक्यू कर लोगे तो इससे क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर इतनी कम टाइमिंग है, अब नवंबर और दिसंबर 2 ही महीने बचे, 2 महीने में आप अगर सोर्स पढ़ रहे हो तो उससे ज़्यादा ध्यान दो पीवाईक्यू पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। क्योंकि अगर 2 महीने में मेंस की अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हो तो आपकी मोटा मोटी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि अब फेडरलिज्म से मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन पूछा, 15 क्वेश्चन में उसने सारे डायमेंशन अगर जितने भी कवर कर लिए होंगे, आगे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम इस डायमेंशन से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं आगे। अब जैसे डेटा देखें तो 15 फाइनेंस कमीशन 41% वर्टिकल डिवोल्यूशन परंतु स्टेट की बढ़ती फिजिकल स्ट्रेस, यानी इसने कहा कि 51% जो है राज्य को अनुदान दिया जाएगा, परंतु अब भी स्ट्रेस की जो है ज़्यादा नीड हो रही है राजस्व की, ठीक। विधायी असमानता दूसरा है, यानी लेजिस्लेटिव इम्बैलेंस। कनकरेंट लिस्ट मीन्स समवर्ती सूची में केंद्र का वर्चस्व रहता है। अगर कोई भी मुद्दा कनकरेंट लिस्ट में अगर विवादित है तो उसमें केंद्र ही का वर्चस्व रहता है, केंद्र ही कानून बनाता है। समवर्ती सूची क्या कहता है? तो केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। एक होती है संघ सूची, फिर राज्य सूची, और फिर उसके बाद समवर्ती सूची। तो केंद्र पे संघ पे केंद्र बनाएगा, राज्य पे राज्य सूची पे राज्य बनाएगा, और समवर्ती पे दोनों को हक रहता है, पर इसमें भी देखा जाए तो केंद्र का हस्तक्षेप रहता है, वर्चस्व रहता है। यही विधायी असमानता है। उदाहरण के लिए अब कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, बट कृषि कानून 2020 जो है वो समवर्ती सूची में के बेस पे केंद्र ने वो कानून बना दिया।
ठीक है। प्रशासनिक नियंत्रण की बात करें तो ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, अखिल भारतीय सर्विस पर केंद्र का अधिक नियंत्रण रहता है, जैसे आईपीएस आईएएस इन सभी की नियुक्ति करना, इन सभी पे कंट्रोलिंग। जैसे उदाहरण दिल्ली बनाम एलजी विवाद यानी जीएनसीडीटी एक्ट 2023। ये एक्ट क्या है, वो लाया गया था कि राज्यपाल को, उपराज्यपाल को शक्ति ज़्यादा देने के संदर्भ में। आप इसे देखें जीएनसीडीटी एक्ट क्या है ये, या फिर वैसे भी आप देखें कि जो आईएएस आईपीएस होते हैं अखिल भारतीय सेवा, उसमें केंद्र उसको नियंत्रण या वो नहीं कर सकता है, कि बस वो केवल सस्पेंड करता है, बाकी उसके नियंत्रण नियुक्ति ये सभी केंद्र के पक्ष में रहता है। आपातकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग, ठीक। अब आपातकालीन प्रावधान जैसे आर्टिकल 356 का बार बार प्रयोग, यानी पहले अगर देखा जाए तो 1990-95 के बाद से कमी आई है, पर फिर भी 356 का पहले बार बार प्रयोग होता रहा है, लगभग 130 बार। यानी जजमेंट एसआर बोमई में 1994 ने इसे सीमित किया, क्योंकि जो है इसे विशेषता बताया संघवाद की। सहकारी संघवाद का महत्व देखें, ये हमारा यहाँ तक रहा कि क्या क्या पॉइंट है जो इन दोनों की असुविधाओं को उजागर करता है। अब सहकारी संघवाद का महत्व क्या है, तो नीति निर्माण में सहभागिता, यानी अगर कोई नीति निर्माण हो रहा है तो उसमें केंद्र भी पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें राज्य भी पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे नीति आयोग का क्या है, बॉटम अप अप्रोच है, यानी नीचे से ऊपर। पहले होता था टॉप टू बॉटम, अब बॉटम अप अप्रोच। उदाहरण के लिए योजना आयोग का क्या था, टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर जब कोई नीति बनती थी तो ऊपर से नीचे आते तक फिर वो लागू होती थी। राजीव गांधी का ये स्टेटमेंट है कि अगर ऊपर से 1 रुपये भेजा जाता है तो नीचे आते जो लाभार्थी होता है नीचे तक आते आते उसे 25 पैसे या 16 पैसे के करीब में मिलते हैं। तो नीति आयोग ने क्या किया, वो बॉटम अप, यानी कोई भी योजना लागू होगा तो पहले स्थानीय भागीदारी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, फिर नीचे से वो ऊपर जाएगा। उदाहरण के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, ये नीति आयोग का ही है। साझा कराधान और संसाधन, ये आप अब इतनी डिटेल में नहीं बात करें कि एक एक अगर इतनी डिटेल में बारीक बात करने लगेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, ये आप एक तुरंत गूगल पे सर्च करके पता कर ले कि ये क्या है। साझा कराधान और संसाधन यानी शेयर्ड रिसोर्सेज की बात करें तो जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ है, जिसमें क्या कहा गया कि केंद्र और राज्य मिलकर निर्णय लेंगे और निर्णय लेते भी है। जैसे जजमेंट क्या है, मोहित मिनरल 2022, जीएसटी काउंसिल के निर्णय बाध्यकारी नहीं पर सहमति आधारित होनी चाहिए, ठीक। उसमें दोनों का प्रतिनिधित्व किया गया है, यानी केंद्र का भी और राज्य का भी, और दोनों सहमति से कोई भी निर्णय ले। संकट प्रबंधन, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक में केंद्र राज्य समन्वय के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी तरह से काम किया है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन एलोकेशन, वैक्सीनेशन ड्राइव, यानी ऑक्सीजन जैसे कमी हो गई थी तो दोनों केंद्र और राज्य मिलकर के इसको पूर्ति किए, फिर वैक्सीनेशन देना, ये सब। प्रतिस्पर्धी संघवाद, यानी राज्यों को निवेश आकर्षण हेतु, यानी सहकारी होता है केंद्र और राज्य के बीच, ठीक। इसमें एक हो जाएगा केंद्र और एक हो जाएगा राज्य। जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद जो है वो 2 राज्यों के बीच होते हैं, यानी एक स्टेट ये और एक स्टेट ये, तो दोनों कौन सा ज़्यादा अच्छे तरीके से एकदम प्रतिस्पर्धी तरीके से डेवलप कर रहा है वो इसीलिए कहा जाता है प्रतिस्पर्धी संघवाद, यानी राज्यों के निवेश आकर्षण हेतु। उदाहरण के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करना, जिसमें राज्यों की रैंकिंग जारी किया जाता है कि कौन सी राज्य अपनी बढ़ोतरी में, विकास में कितना योगदान दे रहा है, इंडिया के विकास में, जीडीपी में, तो उसे रैंकिंग जारी किया जाता है और उसको ग्रांट दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, ठीक। अब इसकी सीमाएं देखें सहकारी संघवाद की, तो इसमें भी केंद्र की प्रमुख भूमिका अभी भी हावी है, ठीक। राज्यों की असहमति पर भी केंद्र को आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे अगर मान लेते हैं राज्य को यह सहमति दिया तो भी केंद्र उस पर नियंत्रण या नीति बना ही देती है। उदाहरण के लिए 3 कृषि कानून राज्यों की सहमति के बिना लागू किए गए। अब पूंछी आयोग 2010 में कहता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तभी प्रभावी होगा जब राज्यों को सहमति अनिवार्य किया जाए, यानी अगर जो राज्य है उसमें सहमति देने चाहिए, ठीक। अब इसमें देखते हैं कि कुछ जजमेंट देते हैं। तो जैसे हमने अभी पूंछी आयोग देखा 2010, ये रहा हमारा सरकारी आयोग 1988 का, जो कहते हैं कि संघवाद जो है वो सहकारी दृष्टिकोण होना चाहिए संघवाद का। पूंछी आयोग वही कहे कि सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद दोनों की जरूरत है। 14th और 15th फाइनेंस कमीशन यानी वित्तीय आयोग जो है अधिक संसाधन राज्यों को डिवॉल्व करने की सिफारिश, ठीक है, यानी राज्यों को संसाधन जितने भी है उस पर राज्यों को अधिकार देने की वो बात कहता है। सुप्रीम कोर्ट जैसे बोमई केस में क्या कहते हैं, एसआर बोमई केस 1994 में कि संघवाद जो है संविधान का मूल ढांचा है। ये तो मतलब संघवाद के लिए मील का पत्थर वो जजमेंट है, तो आप इसे याद रखें, एसआर बोमई केस, ठीक। अगर निष्कर्ष की बात करें तो भारतीय संविधान में सहकारी संघवाद को मूल आधार के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, मूल आधार यानी बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में। हालांकि असमानताएं और शक्ति संतुलन की समस्याएं मौजूद है, सहकारी संघवाद एक व्यवहारिक समाधान प्रदान करता है, ठीक। अब वे फॉरवर्ड में देखें तो संस्थागत तंत्र यानी इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल को सक्रिय करना, क्योंकि इसमें जो है ये तदर्थ के लिए गठित होता है, यानी किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित हुआ, अगर वो उद्देश्य पूरा हो गया तो फिर ये खत्म हो जाती है। तो इसे एक भाई आप संस्थागत प्रक्रिया दे, संस्थागत तंत्र दे, अस्थायी बनाए इसे। वित्तीय स्वायत्तता राज्यों को, तो राज्यों को अधिक कराधान पावर्स देना।
साझा निर्णय, यानी अगर कंकरेंट यानी समवर्ती सूची पे अगर कोई है तो उसे दोनों मिलकर के साझा निर्णय ले। ठीक, जब से अब सेंसस यानी कंसेंसस सहमति बेस्ड लॉ मेकिंग करे। समानता का भाव, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पार्टनरशिप, नोट हायरार्की, यानी हायरार्की नहीं होनी चाहिए, पार्टनरशिप। हायरार्की का मतलब होता है कि जैसे एक ऊपर कोई पावर में है और इसे नियंत्रित कर रहा है, जबकि सहभागिता का मतलब हो गया कि यहाँ यहाँ दोनों बराबर है। ठीक, तो ये कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब ये जो है दिल्ली से रिलेटेड ये और भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे हम। ये पहले भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 1, 69वें संविधान संशोधन, यानी 2016 का है, सॉरी 2016 का क्वेश्चन। 69वें संविधान संशोधन, अब 69वें संविधान संशोधन क्या है वो भी देखेंगे कि उन अत्यावश्यक तत्वों और विषमताओं यदि कोई हो पर चर्चा कीजिए जिन्होंने, यानी 69वें संविधान संशोधन ने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उपराज्यपाल, यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट है पहले थी, जैसे मान लेते हैं अरविंद केजरीवाल, और वहाँ के जो उपराज्यपाल है उनके बीच जो है हाल में समाचारों में आए मतभेदों को पैदा कर दिया है। यानी प्रशासन और उपराज्यपाल के बीच क्या मतभेद है वो देखते हैं कि आपके विचार में इससे भारतीय परिसंघीय राजनीति के प्रकार्यन में कई एक नई प्रवृत्ति का उदय होगा, यानी इन दोनों के बीच मतभेद में से जो है परिसंघीय राजनीति के जो कार्य करने के तरीके हैं उसमें क्या नई प्रवृत्ति का उदय होगा। तो अब इसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या कह रहे हैं, तो 69वें संविधान संशोधन 1991 में कब हुआ था, तो 1991 ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को एक विशेष केंद्रीय क्षेत्र प्लस विधानसभा प्लस मुख्यमंत्री वाला स्वरूप प्रदान किया। यानी ये संशोधन हुआ तो उसमें एक विशिष्ट केंद्रीय क्षेत्र प्रदान किया गया कि एक विशिष्ट केंद्रीय क्षेत्र होगा, प्लस विधानसभा तो होगा ही, और मुख्यमंत्री वाला स्वरूप है। ठीक, इसका उद्देश्य था लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और केंद्र के नियंत्रण के बीच संतुलन करना, क्योंकि दिल्ली जो है वो राजधानी क्षेत्र है, इसीलिए वहाँ विशिष्ट केंद्रीय क्षेत्र लाया गया ताकि केंद्र का भी उस पर कुछ नियंत्रण रह सके, हस्तक्षेप हो सके, इसीलिए इसे परिसंघीय सिद्धांत का उल्लंघन माना गया। हालांकि निर्वाचित विधायकों और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के विभाजन को लेकर मतभेद अक्सर हमेशा समाचारों में रहते हैं, यानी अक्सर हमेशा सही बात है, मतभेद तो रहता ही है। 69वें संविधान संशोधन के अत्यावश्यक तत्व क्या है यदि देखें तो उसमें क्या क्या प्रोविजन थे उसका। ठीक, तो लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली को अपनी विधानसभा मिली आर्टिकल 239A के तहत। ठीक, एग्जीक्यूटिव पावर यानी सीएम और मंत्री परिषद पर आधारित थी, कार्यकारी परिषद। ठीक, एलजी का अधिकार यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, राज्य उपराज्यपाल जो है कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना, विशेष मामलों में केंद्र से सलाह लेकर। यानी एक देखा जाए तो एलजी जो है क्या होता है, केंद्र का एजेंट ही तो होता है। अब जैसे किसी स्टेट का राज्यपाल की बात करें हम, तो वो भी तो क्या होता है, वो तो विवाद इसीलिए हुआ क्योंकि अगर जो उपराज्यपाल को जो पावर दिया गया वो ऐसा माना गया कि एक तो केंद्र के लिए अलग से है ही कि केंद्र के लिए एक विशिष्ट केंद्रीय क्षेत्र प्लस विधानसभा प्लस मुख्यमंत्री वाला स्वरूप, तो विशिष्ट केंद्रीय में उपराज्यपाल को कुछ अधिकार दिए गए, इसीलिए विवाद उत्पन्न होता रहता है। अब कनकरेंट पावर कॉन्फ्लिक्ट्स में देखें तो यानी समवर्ती सूची वाला में आर्टिकल 239A के 4 जो क्या कहता है कि उपराज्यपाल सीएम और मंत्रिपरिषद को नेसेसरी डायरेक्शन दे सकता है, यानी उपराज्यपाल सीएम और मंत्रिपरिषद को कुछ आवश्यक जो है निर्देश दे सकता है कि भाई ये आपको करना है, ये नहीं करना है। अब आपका काम है कि आर्टिकल 239 ये देखें कि क्या है उसमें क्या प्रोविज़न दिया हुआ है, क्योंकि और आप ये कहाँ से देखें तो बेयर एक्ट से देखें। ठीक, बेयर एक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप गूगल से डाउनलोड करें, उसमें मिल जाएगी, या फिर आपके पास एक मूल संविधान की बुक होगी, डी वासु की है, उनमें भी बहुत डिटेलिंग दिया हुआ है, वो बाइलिंगुअल है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखें इनका, तो बजट अप्रूवल्स ब्यूरोक्रेसी के निर्णयों में एलजी की भूमिका होती है, तो इसीलिए विवाद उत्पन्न होता है। अब विषमताएं देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एम्बिग्विटी, यानी कौन निर्णय किसके अंतर्गत आएगा, एलजी या सीएम। मान लेते हैं कि अभी तक इसकी परिभाषा उतनी उपराज्यपाल के अधिकार की तय नहीं की गई है कि उसकी क्या लिमिटेशन है, कहाँ तक वो ये अपनी पावर का यूज कर सकता है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन से संबंधी कोई अगर निर्णय लेना है तो कौन लेगा, किसके अंतर्गत आएगा, एलजी या सीएम, इसी पे कभी कभी विवाद हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी वर्सेस ऑथोरिटी, यानी जवाबदेही और किसका अधिकार क्षेत्र है और जवाबदेही कौन है, यानी सीएम लोकतांत्रिक से उत्तरदायी है जबकि एलजी केंद्र को अकाउंटेबल है, यानी कुछ होता है तो वो केंद्र को जवाब देगा। एग्जाम्पल 2023 में जो है दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस एलजी, इलेक्ट्रिसिटी वाटर प्रोजेक्ट्स पर मतभेद हो गया। ठीक, अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि वही 69वें संविधान संशोधन का कुछ आवश्यक तत्व और विषमताएं बताइए, और यह जो है दिल्ली प्रशासन और उपराज्यपाल के बीच मतभेद पैदा कर दिया है। तो यह जो है परिसंघीय राजनीति के जो कार्यप्रणाली में एक नई प्रवृत्ति का उदय कैसे हो रहा है ये बात कर रहा था। ठीक, अब न्यायिक दृष्टिकोण देखें तो सुप्रीम कोर्ट 2018 यानी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी नेशनल कैपिटल है ये, तो एलजी को एड एंड एडवाइस मानना चाहिए एग्जीक्यूटिव डिसीजन में
आर्बिट्रेरी पावर नहीं है, यानी आरबी रैंडम नहीं है कि भाई कुछ भी है तो हस्तक्षेप करने लगे। निर्णयों में डेमोक्रेटिक मैंडेट को सम्मान करना चाहिए, दोनों को सहयोग से मिलकर के भी कार्य करना चाहिए। इम्प्लीकेशन इसका देखें तो सेंट्रल ओवरसाइट वर्सेस स्टेट ऑफ ऑटोनॉमी का लीगल बाउंड्री है कि केंद्र का उसमें तो ओवरसाइट है, अधिकार तो है, पर स्टेट ऑटोनॉमी यानी राज्य को भी स्वायत्तता देना चाहिए कि भाई आप अपने तरीके से कुछ उसको स्वायत्तता दो कि काम करे ताकि विवाद उत्पन्न ना हो। ठीक, पुंछी कमीशन 2010, ये पुंछी और सरकारिया ये दो कमीशन आप याद रखें, ये पॉलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एनसीटी जैसी संस्थाओं में केंद्र और राज्य के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन आवश्यक है, इसने कहा। एक्सपर्ट कमिटीज़ क्या कहती है कि एलजी और सीएम के रोल्स को क्लैरिफिकेशन की सिफारिश, हाँ क्योंकि भाई दोनों की रोल अलग अलग रहेगा, भूमिका अलग अलग रहेगी तो विवाद उत्पन्न नहीं होगा। अब इमर्जिंग ट्रेंड इन फेडरल पॉलिटिक्स यानी नई प्रवृत्ति देखें कि फेडरलिज्म में क्या नई प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, तो हाइब्रिड फेडरलिज्म। ठीक, इसका क्या मतलब है कि राज्यों के डेमोक्रेटिक मैंडेट प्लस केंद्र के ओवरसाइट का मिश्रण। ओवरसाइट का मतलब होता है कि उसके अधिकार क्षेत्र में वो हस्तक्षेप करना, तो ये पॉजिटिव वे में कह रहा है कि दोनों मिल करके कार्य करें। है एक सहकारी परिसंघवाद का ही ये एक अलग रूप है हाइब्रिड फेडरलिज्म। एग्जाम्पल जैसे दिल्ली जैसा क्वासी फेडरल मॉडल में नेशनल वाइड एप्लीकेबिलिटी नहीं लेकिन ट्रेंड दिखाता है। अब इम्प्लीकेशन की बात करें तो केंद्र राज्य संघर्ष नए प्रकार के अर्बन फेडरल गवर्नेंस में बढ़ सकता है। ठीक, अर्बन फेडरल गवर्नेंस यानी जो एक शहरी संघवाद जो है उस पर बढ़ावा दे, जैसे पॉलिसी मेकिंग में नेगोशिएशन एंड कोलेबोरेशन की जरूरी, यानी एक दूसरे से बातचीत करे, विवाद करे, फिर कोलेबोरेशन करे, तो उसके बाद जरूरी है वो। निष्कर्ष और वे फॉरवर्ड में देखें तो संवैधानिक संशोधन यानी शक्तियों का स्पष्ट निर्धारण किया जाए, जो ऊपर सिफारिश दी है सरकारी आयोग। कोऑपरेटिव मैकेनिज्म यानी सीएम और एलजी के बीच इंस्टीट्यूशनलाइज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी दोनों के बीच वो सहमति पे कार्य हो, सहयोगात्मक हो। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई सर्विस एंड लॉ एंड ऑर्डर पर कार्य विभाजन को स्पष्ट करना। जुडिशियल स्टेबिलिटी यानी बार बार जुडिशियल इंटरफेरेंस से बचना। ठीक, कुछ भी हुआ आप चले गए केस कर दिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार, या फिर अगर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मतलब यानी कुछ भी हुआ तो बार बार न्याय को सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, तो इससे आप ऐसा कार्य करें कि इससे बचा जा सके। ठीक, तो ये हमारा खत्म हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2018 में पूछा हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन है, यानी ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक, ये भी क्या है तो दिल्ली से ही संबंधित है। क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय जुलाई 2018 में कुछ निर्णय आया था जो दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच जो है राजनीतिक कशमकश यानी राजनीतिक मतभेद को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिए। अब ये क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या आया था और उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच जो हमेशा मतभेद होते रहते हैं क्या उस विवाद को निपटा सकता है, इसका परीक्षण करना है। ठीक, तो अब देखते हैं हम। भारतीय संविधान में दिल्ली को विशेष दर्जा तो वही 69वां संविधान संशोधन 1991 में देकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। ठीक, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसमें एक और निर्वाचित विधानसभा व मुख्यमंत्री, दूसरी ओर जो है उपराज्यपाल की भूमिका तय की गई। यानी एक और तो है कि निर्वाचित सरकार रहेगा और मुख्यमंत्री रहेगी यानी विधानसभा, और दूसरी ओर उपराज्यपाल की भी कुछ भूमिका तय की गई, परंतु समय समय पर इन दोनों के बीच पावर शेयरिंग को लेकर टकराव सामने आया। ठीक, इन पृष्ठभूमि में जुलाई 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। अब वो निर्णय क्या था वो देखते हैं। बैकग्राउंड इसकी बात करें तो 2015 में आप सरकार के गठन के बाद कई मुद्दों पर एलजी और सीएम के बीच टकराव बढ़ गया था। क्या एलजी दिल्ली के हर फाइल पर पूर्व अनुमति देंगे? यानी ये प्रश्न ये उठता है कि क्या उपराज्यपाल दिल्ली के कोई भी काम करने से पहले क्या उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, या निर्वाचित सरकार के पास वास्तविक कार्यकारी शक्ति है? यह मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ तक पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जुलाई 2018 में क्या निर्णय था? तो संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। लोकतांत्रिक शासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सर्वोच्चता होनी चाहिए, यानी लोकतांत्रिक शासन में यदि जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उसको सर्वोच्चता देनी चाहिए। उदाहरण, न्यायालय ने कहा एलजी एडमिनिस्ट्रेटर है, शासक नहीं। ठीक है, वो सलाह दे सकते हैं, वो गाइडलाइंस दे सकते हैं, पर वो शासक नहीं है उपराज्यपाल। एड एंड एडवाइस यानी आप सहयोग करें और सलाह दें। एलजी को केवल उन्हीं मामलों में राष्ट्रपति के पास संदर्भित करने का अधिकार है जहां गंभीर मतभेद हो, ना कि हर विषय पर। ठीक, आप जैसे अभी देख लेते हैं कि तमिलनाडु में विवाद हुआ था जो राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री पे, कि मुख्यमंत्री कोई भी विधेयक पास करता तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेता था। तो आप ऐसे मत करो, जहाँ गंभीर मतभेद हो वहीं राष्ट्रपति का सहारा लो, अदरवाइज हर विषय में मतभेद वो हस्तक्षेप मत करो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे विचार करो, यानी निर्णय ने सहकारी संघवाद की भावना पर जोर दिया। ठीक, रियल पावर इन कैबिनेट, चुनी हुई सरकार के पास डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ति होगी, यानी जो रियल पावर किसके पास होगा वो कैबिनेट के पास होगा, निर्वाचित सरकार के पास होगा। ठीक, जजमेंट अगर सिटेशन देखे यानी उस टाइम 5 जजों के बेंच ने ये निर्णय दिया था, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें देखें कि क्या यह निर्णय विवाद का हल निकाल पाया, तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट जुलाई 2018 में जो जजमेंट दिया क्या वह
उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच जो विवाद है क्या उसका हल निकाल पाया। तो इसका अगर पॉजिटिव देखें, सकारात्मक पक्ष, तो निर्वाचित सरकार की वैधता स्पष्ट हुई कि हाँ वो किसकी असली शक्ति, इसलिए कार्यकारी शक्ति किसके पास है। एलजी इज बाउंडेड बाई एड एंड एडवाइस, यानी एलजी को कहा गया कि आप केवल सहयोग और सलाह दो, ठीक है, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को। सैद्धांतिक कार्यप्रणाली में लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जीत हुई, यानी कहता है कि सैद्धांतिक कार्यप्रणाली जो था संवैधानिक कार्यप्रणाली में वो लोकतांत्रिक क्यों, क्योंकि असली कार्यकारी शक्ति जो है वो कैबिनेट यानी जो निर्वाचित है उसके पास ही होना चाहिए। इसकी चैलेंजेस क्या है, सीमाएं, तो 2019 और 21 में फिर विवाद हुआ। क्यों, तो आईएएस पोस्टिंग ट्रांसफ़र पर अधिकार है, सर्विस पर वो जो इंडिया अखिल भारतीय सेवा होता है उस पर 2023 में जो है केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई, जिससे विवाद पुनः बढ़ गया। ठीक, अब आप ये देखें कि ये क्या है। अब एग्जाम्पल में जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट 2023 मई ने फिर कहा कि सर्विस पर निर्वाचित सरकार का अधिकार होगा, लेकिन बाद में संसद ने गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास किया, जिसमें उपराज्यपाल को भी अधिकार दिया गया। ठीक, तो ये हमेशा अभी भी विवाद का विषय है। अब वही सरकारिया कमीशन की बात करें तो सहयोग क्या हो सकता है, ये सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, इन सभी को आप उसकी जो रिपोर्ट है वो कुछ याद कर ले, कहाँ कहाँ उसका यूज है वो ध्यान रखें और उसको यूज करते रहे। ठीक, यदि निष्कर्ष की बात करें तो स्पष्ट विधायी सुधार की भी ज़रूरत है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना की ज़रूरत है कि भाई दोनों मिलकर के काम करिए, तो सब में होगा। जुडिशियल क्लियरिटी पर स्थायित्व, यानी ताकि बार बार न्यायपालिका की व्याख्या पर निर्भर न रहना पड़े। एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, यानी प्रशासन कौन चलाएगा, सीएम की जवाबदेही जनता के प्रति सुनिश्चित हो, तो कार्यकारी भी प्रशासन भी सीएम ही चलाए। ठीक है, पुंछी कमीशन की सिफारिश पर लागू कर केंद्र राज्य संबंधों में पारदर्शिता लाना है, ये कंक्लूजन हम देख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2019 का 4 नंबर क्वेश्चन है, यानी 10 मार्क्स की है। ठीक, अब ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। न्यायालयों के द्वारा जो है विधायी शक्तियों के वितरण। ठीक, अब विधायी शक्ति क्या है, तो वही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से जो है, अगर इनसे रिलेटेड यानी कोई राज्य सूची, संघ सूची से रिलेटेड कोई मुद्दा है, उसको सुलझाने से क्या उभरा है, तो परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत और समरस अर्थान्वयन उभर कर आया है। यानी क्या मतलब है परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, यानी अगर कोई राज्य और केंद्र में कोई विवाद होता है दोनों के नीति या कानून पे, तो केंद्र का कानून मान्य होगा। और समरस अर्थान्वयन यानी दोनों मिल करके काम करेंगे कि दोनों का कानून साथ साथ लागू हो। जैसे अगर जैसे केंद्र का है आयुष्मान भारत योजना, तो केंद्र के मान्य होगा, पर अगर कोई राज्य अलग से अगर स्वास्थ्य से संबंधित लागू करना चाहे तो वो इसको भी लागू कर सकता है और वो अपनी भी नीति लागू कर सकता है। इन इंग्लिश, फ्रॉम द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्टेसियस इशू रिगार्डिंग distribution of legislative powers by the courts, so principle of federal supremacy and harmonious construction have emerged explained, यानी प्रिंसिपल ऑफ वो फेडरल सुप्रीमेसी एंड हारमोनियस कॉन्स्ट्रक्शन, इसका मतलब है कि इस पे केंद्र ज़्यादा प्रभुत्वशाली होगा और इसका मतलब ये दोनों मिल करके काम करें। ठीक, अब देखते हैं इसकी इंट्रो। जब केंद्र और राज्य कानून में टकराव हो, परिसंघीय सर्वोच्चता क्या कहता है, तो केंद्र का कानून माना जाता है 246 और 254 में इसका प्रावधान किया गया है। तो हमारा इंट्रो क्या है कि भारतीय संविधान ने विधायी शक्तियों का वितरण, जो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों, केंद्र सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, परंतु व्यवहारिक शासन में इनके बीच टकराव उत्पन्न होता है, ऐसे में न्यायालय ने 2 सिद्धांत विकसित किए। ठीक, कौन, तो परिसंघीय सर्वोच्चता और समरस अर्थान्वयन। यानी न्यायालय कौन से 2 सिद्धांत, तो परिसंघीय सर्वोच्चता में क्या होगा, केंद्र का नियंत्रण होगा, और समरस अर्थान्वयन में यदि टकराव होता है तो, और यदि समरस अर्थान्वयन में दोनों मिल करके काम करेंगे। ठीक, अब उदाहरण के लिए जैसे देख ले क्या, तो परिसंघीय सर्वोच्चता में कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे CH टीकाराम जी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, केंद्र व राज्य दोनों ने गन्ना नियमन पर कानून बनाए, केंद्र का कानून प्रमुख माना गया, वैसे भी माना ही जाएगा कोई भी कानून हो। समरस अर्थान्वयन की बात करें तो दोनों कानूनों को यथासंभव साथ साथ लागू किया जाए, न कि केवल एक को मान्यता दी जाए। ठीक, न्यायालय यह देखता है कि टकराव को कम से कम किया जाए और दोनों के उद्देश्य पूरे हो, ताकि दोनों को एग्जिस्टेंस मतलब दोनों साथ साथ काम कर सके। ठीक, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला 1959, यानी राज्य ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु कानून बनाया, जबकि केंद्र के पास वायरलेस व संचार का विषय था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों सहअस्तित्व रह सकते हैं, यानी दोनों रह सकता है, कानून हो सकता है। अब आगे देखें तो न्यायालय की भूमिका क्या है, तो न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत में कठोर संघवाद नहीं बल्कि लचीला संघवाद है। सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण क्या है कि बैलेंस बिटवीन फेडरल सुप्रीमेसी एंड हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, दोनों के बीच में बैलेंस करना। तो फिर वही आप सरकारी आयोग को दे सकते हैं और पुंछी आयोग की रिपोर्ट दे सकते हैं कि समवर्ती सूची में सहयोगात्मक संघवाद पर बल दिया जाए
और सरकारी आयोग में क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन के लिए अनुच्छेद 246 और 254 का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। ठीक, अब कंक्लूजन देखें तो न्यायालयों के द्वारा जो है विकसित सिद्धांतों ने भारत के अर्धसंघीय संविधान को संतुलन प्रदान किया। वे फॉरवर्ड की बात करें तो विधायी टकराव को कम करने हेतु पूर्व परामर्श प्रक्रिया, यानी कुछ अगर ऐसा मामला है तो आप दोनों पहले ही उस पर चर्चा विचार कर ले। संविधान में स्पष्ट विशेषकर कंकरेंट लिस्ट पर ध्यान दें कि भाई अगर कोई विशेष कंकरेंट लिस्ट है इस पर भी आप चर्चा पर चर्चा कर सकते हैं, और अगर कोई ज़्यादा मुद्दा है तब वो ज़्यादा कोई विवादित है तब उस पर केंद्र का पक्ष झुका हुआ होना चाहिए। इंटर स्टेट काउंसिल व जीएसटी काउंसिल जैसे संस्थानों को और मजबूत करना, ताकि इंटर स्टेट काउंसिल जो अंतर्राज्यीय विवादों को निपटा सके, जीएसटी काउंसिल जैसे केंद्र का जो है वित्तीय विवाद को निपटा सके। न्यायालय द्वारा हार्मोनियस कॉन्स्ट्रक्शन को प्राथमिकता देना ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सशक्त हो सके।